हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन अवर लास्ट वीडियो। जैसा कि आज के इस वीडियो में जो आपके आज का जो वीडियो है वो क्लास 9th के लिए ही है और आपके जो चैप्टर 11 चल रहा है वर्क एंड एनर्जी, उस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करवा रहे हैं। राहुल सर डिटेल में करवा रहे हैं, आप लोगों को लिखवा रहे हैं और समझा भी रहे हैं। ठीक है, और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। ठीक है, और 17 तक लास्ट वीडियो में राहुल सर ने 16 और 17 क्वेश्चन लास्ट वीडियो में करवा दिए थे। ठीक है, 17 तक अप टू 17 क्वेश्चन तक राहुल सर ने कंप्लीट करवा दिए। आज की इस वीडियो में 18, 19, 20 आगे के क्वेश्चंस भी राहुल सर आप लोगों को डिटेल में समझाएंगे और आपको लिखवाएंगे भी। सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 18 ऑफ चैप्टर 11 वर्क एंड एनर्जी। फिर भी यदि आपको कोई भी डाउट है, ठीक है, कोई भी डाउट है, आपके कोई भी प्रॉब्लम है, एनी क्वेश्चन, एनी डाउट, ठीक है, रिलेटेड टू क्वेश्चंस, रिलेटेड टू चैप्टर, रिलेटेड टू टॉपिक्स, यू कैन इजीली कॉन्टेक्ट टू राहुल सर एट एनी टाइम। सो लेट्स कम ऑन द क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि एक आपको नीचे की तरफ फोर्स दिखाए जाएंगे, फोर्स दिए जाएंगे और उन सभी पर एक एफ फोर्स लग रहा है। ठीक है, एफ फोर्स एक्टिंग कर रहा है, एफ इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट टू मास। ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम, एम मास के ऑब्जेक्ट है, उन पर एफ नाम का फोर्स लग रहा है और द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो पश्चिम से पूरब की तरफ, वेस्ट टू ईस्ट, शोन बाय द लॉन्गर एरो, एक लॉन्गर एरो के थ्रू दिखाया जाएगा। ऑब्जर्व डायग्राम केयरफुली एंड स्टेट वेदर द वर्क डन बाय द फोर्स इज पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। आपको नीचे की तरफ 3 डायग्राम दिए जा रहे हैं। हर एक डायग्राम में आप लोगों को क्या करना है, ठीक है, आपको लॉन्ग एरो से जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है वो दिखाई जाएगी। ठीक है, आप लोगों को केयरफुली क्या करना है, ऑब्जर्व करना है। ठीक है, चलें आगे की तरफ। देखिए फर्स्ट डायग्राम में आपको फोर्स दिया गया है और डिस्प्लेसमेंट है वो इधर की तरफ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट यहां पर लिख देते हैं राहुल सर, डिस्प्लेसमेंट। ओके, दैट्स क्लियर। तो फोर्स तो हो गया ऊपर की तरफ, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट, ये डायग्राम ए है। ठीक है, डायग्राम बी पर आइए। दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, यहां पर फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। ठीक है, किधर लग रहा है, वेस्ट टू मतलब ईस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, ये हो गया फोर्स आप लोगों के। ठीक है, यहां पर ये हो गया फोर्स। ओके, और डिस्प्लेसमेंट इधर है। ठीक है, ये हो गया आपके डिस्प्लेसमेंट। डेट्स क्लियर है। चलें, तो ये हो गया बी डायग्राम। तो एफ वाले डायग्राम में तो ये हो गया फोर्स, ठीक है, ऊपर की तरफ, और डिस्प्लेसमेंट वेस्ट टू ईस्ट हो गया। बी वाले डायग्राम में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है। सी वाले में अपोजिट है। ठीक है, सी वाले में फोर्स लग रहा है इधर की तरफ और डिस्प्लेसमेंट है अपोजिट डायरेक्शन में। ओके, डिस्प्लेसमेंट देख लीजिएगा। तीनों डायग्राम में फोर्स की डायरेक्शन अलग अलग है। फर्स्ट वाले में है ऊपर की तरफ, ओके, सेकंड वाले में है वेस्ट टू ईस्ट और थर्ड वाले में, सी वाले में, ईस्ट टू वेस्ट। डिस्प्लेसमेंट तीनों में सेम ही हो रहा है, तो पूछना चाह रहा है वो आंसर पे आ जाइए। ठीक है, अब आपको मैं बताता हूं कि कैसे पॉजिटिव, किसमें पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, किसमें जीरो होगा। फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में जो वर्क ऊपर की तरफ जब फोर्स लग रहा है तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा ही नहीं। इस केस में क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि फोर्स क्या है कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स नहीं है। ठीक है, तो ए नंबर डालें इन फिगर ए। ठीक है, फिगर या डायग्राम ए। ठीक है, इधर लिखे इन डायग्राम ए। ठीक है, डायग्राम ए की बात करें राहुल सर, इसमें जो वर्क डन है वो क्या हो जाएगा, जीरो। डब्ल्यू का मतलब वर्क और डी का मतलब डन, डब्ल्यू का मतलब वर्क और डी का मतलब डन, वर्क डन जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि बिकॉज लिखिएगा, बिकॉज द फोर्स, ठीक है, डज नॉट, ठीक है, क्या लिखा, बिकॉज द फोर्स डज नॉट एक्ट, काम नहीं कर रहा है किसमें, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में फोर्स काम नहीं कर रहा है, इसलिए वो जीरो हो गया। अब आ जाओ इन डायग्राम बी। डायग्राम बी में क्या होगा, जो वर्क है वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, वर्क डन इक्वल्स टू पॉजिटिव।
पॉजिटिव होगा, बिकॉज पॉजिटिव क्यों होगा, क्योंकि फोर्स क्या है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, बिकॉज फोर्स एक्ट्स, ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, एंड सी वाले में आ जाओ, इन डायग्राम सी वर्क डन इक्वल्स टू नेगेटिव। समझ गए, कुछ समझे या नहीं समझे? वर्क डन इक्वल्स टू नेगेटिव होगा क्योंकि फोर्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, बिकॉज द फोर्स, ठीक है, बिकॉज द फोर्स एक्ट्स, ठीक है, अपोजिट, ठीक है, OPPOSIT, अपोजिट, ठीक है, बिकॉज द फोर्स, ठीक है, एक्ट्स अपोजिट, ठीक है, डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट इन द डायरेक्शन, अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ओके, अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। चलें आगे की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है कि सोनी सेज दैट, सोनी कहती है, सोनी सेज दैट, क्या कहती है, द एक्सिलरेशन, जो एक्सिलरेशन है किसका, इन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन है कुड बी जीरो, कुड बी जीरो, जीरो हो सकता है, इवन व्हेन सेवरल, SEVERAN, इवन व्हेन सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग, सेवरल फोर्सेस आर एक्टिंग, क्या लिखा, इवन when several forces are acting, one it full stop। आगे कह रहा है डू यू एग्री विद हर, लिखें डू यू एग्री, आप उससे सहमत हैं, डू यू एग्री विद हर, ठीक है, और यदि आप सहमत हैं तो वाई, उसका जवाब दीजिए आप। कह रहा है कि सोनी कहती है कि किसी ऑब्जेक्ट में जो एक्सेलरेशन है वो जीरो हो सकता है कि अगर उस पर कई सारे फोर्सेस एक्ट करें, अगर हो सकता है तो वो कैसे, जवाब दीजिए यस, ठीक है, आई एग्री। राहुल सर तो एग्री है भैया, ठीक है, राहुल सर सोनी के साथ एग्री हैं, यस आई एग्री विद सोनी, आई एग्री विद सोनी, ठीक है, बिकॉज, अब कैसे, सो नीचे लिखिएगा F इक्वल्स टू MA होता है या नहीं होता, होता है ना, तो इससे A इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, F अपॉन M होगा या नहीं होगा, होगा ना, F इक्वल्स टू MA तो A इक्वल्स टू F अपॉन M। अब मैं इस पर फोर्स जीरो कर दूं और मास का डिवाइड दूं तो एक्सेलरेशन जीरो हुआ क्या, नहीं हुआ, हुआ ना, तो यही चीज है। अगर मास कितना भी हो ऑब्जेक्ट का, फोर्स यदि जीरो हो रहे हैं, वो कह रहा है कि एक्टिंग 1 ठीक है, कुड बी जीरो, ठीक है, एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है यदि फोर्स जीरो हो जाए, तो इसमें लिखिएगा हेयर, हेयर इट इज क्लियर डेट, ठीक है, हेयर इट इज क्लियर डेट नो एक्सेलरेशन, कोई भी एक्सेलरेशन उस बॉडी पर, नो एक्सेलरेशन एक्ट ऑन ए बॉडी, तो क्या लिखा, नो एक्सेल, इट इज क्लियर डेट नो एक्सेलरेशन एक्ट ऑन ए बॉडी, की बॉडी पर कोई भी एक्सेलरेशन एक्ट नहीं कर रहा। चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 20 पर आ जाइए। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर, फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर, किलोवाट आवर में कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स, कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स, ये कह रहा है 10 घंटे में कितनी एनर्जी कंज्यूम की गई है, उसे आप KWH में निकालिए बाय 4 डिवाइसेस, बाय 4
डिवाइसेस ऑफ पावर, कितनी पावर उनकी, 500 वॉट, ठीक है, ईच, क्वेश्चन मार्क। ये कह रहा है 1500 वॉट के 4 डिवाइस है जो 10 घंटे चलते हैं, तो उनकी एनर्जी आप फाइंड आउट करो, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं नीचे टोटल, ठीक है, टोटल पावर, ठीक है, ऑफ 4 डिवाइसेस, क्लियर है, कितनी हो जाएगी 4, 500 उनकी एनर्जी दे रखी है, मल्टीप्लाई बाई 4, तो कितना हो जाएगा 2000 वॉट, तो उनकी एनर्जी होगी, ठीक है। किलोवाट में निकालना है तो आप क्या कीजिए, सीधी सी बात है, 2000 में 1000 का डिवाइड दे दीजिए, तो क्या आ जाएगा 2 किलोवाट आ गए, ठीक है। अब आपको पता है टाइम दे रखा है, कितने घंटे चलते हैं, 10 घंटे, ठीक है। तो 2 किलोवाट के 4 डिवाइस 10 घंटे चलते हैं, तो टोटल एनर्जी 20 हो जाएगी, ठीक है। नीचे लिख दीजिए, सो एनर्जी कंज्यूम्ड, सो एनर्जी कंज्यूम्ड इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, पावर मल्टीप्लाई बाई टाइम, ठीक है। पावर कितनी है 2 किलोवाट इंटू टाइम कितना है 10 आवर, इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 20 किलोवाट आवर, ठीक है। इसे कर दीजिए बॉक्स में बंद, और ये आपका फाइनल आंसर है 20 किलोवाट आवर। चलें आगे, कितना है 20 किलोवाट आवर। तो क्या किया आपने 500 वॉट के 4 डिवाइसेस थे, मल्टीप्लाई कर दिया, 2000 आ गया, किलोवाट वाट में था, किलोवाट में निकालने के लिए 1000 से डिवाइड कर दिए, टाइम 10 आवर है, निकाल लिया एनर्जी कंज्यूम। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है इस चैप्टर का 21। ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट लिखिएगा, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है। ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट, एक स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई कोई वस्तु है, ठीक है, इवेंचुअली स्टॉप, EVENTUALLY, इवेंचुअली स्टॉप्स, अचानक से अगर वो रुक जाए अकस्मात, तो ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इवेंचुअली स्टॉप्स ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ठीक है, फुल स्टॉप, ऑन रीचिंग द ग्राउंड। व्हाट हैपन्स, आगे लिखिएगा व्हाट हैपन्स टू इट्स, आगे लिखिएगा फुल स्टॉप के बाद व्हाट हैपन्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। क्या लिखा, व्हाट हैपन्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, व्हाट हैपन्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो एक ऑब्जेक्ट है जो स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही है, अचानक से रुक जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो मैं आपको बता दूं कि काइनेटिक एनर्जी जब ग्राउंड तक पहुंचते पहुंचते चेंजेज हो जाती है, हीट एनर्जी में, साउंड एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी हो सकती है, और भी कई सारी एनर्जी हो सकती है। तो इसमें लिखिएगा द काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, जो काइनेटिक एनर्जी को मैंने लिख दिया शॉर्ट में KE, ठीक है। तो आगे लिखिएगा द काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ऑन रीचिंग द ग्राउंड, तो क्या लिखा, द काइनेटिक एनर्जी ऑन रीचिंग द ग्राउंड, ठीक है, चेंजेस इनटू, आगे लिखिएगा CHANGES, चेंजेस इनटू किसमें, हीट एनर्जी में हो जाएगी, हीट एनर्जी, ठीक है, कॉमा साउंड एनर्जी, ठीक है, ये एनर्जी कन्वर्टर्स है, ठीक है। क्योंकि काइनेटिक एनर्जी जब ऊपर से कोई ऑब्जेक्ट गिरेगी तो काइनेटिक एनर्जी नीचे आते आते चेंज होगी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, और भी कई सारी एनर्जी एक्सेट्रा, ठीक है। एंड होगा क्या, इससे क्या होगा, डिसिपिएट होगा एयर में, ठीक है। एंड देयरफॉर, THEREFORE, देयरफॉर, ठीक है, आगे लिखिएगा गेट्स डिसिपिएट, DISSI, क्या लिखा, डिसिपेटेड, DISSIPATED, डिसिपेटेड, ठीक है, इन एयर, क्योंकि कुछ एनर्जी का क्या होगा, डिसिपेशन, यानी कि वो क्षय होगी, किस में क्षय होगी, एयर में। भैया कोई भी ऑब्जेक्ट जब ऊपर से नीचे गिरेगा या नीचे से ऊपर जाएगा, आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, अगर एनर्जी में कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं तो यानी कि उसका कुछ भाग, यानी कि ऊष्मा के रूप में, हीट की फॉर्म में, ठीक है,
लाइट की फॉर्म में या साउंड की फॉर्म में क्या होगा, डिसिपेट होता है। ठीक है, ध्यान रखना, कोई भी एनर्जी है या तो हीट की फॉर्म में उसका क्षय होगा, ठीक है, डिसिपेशन होगा, या लाइट की फॉर्म में होगा या साउंड की फॉर्म में होगा। या आप 10th क्लास में जाकर के सीखोगे एनर्जी डिसिपेशन इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट एंड साउंड। आगे चलिए जी, ये चैप्टर आप लोगों के कंप्लीट होता है। ठीक है, यहाँ पर जाकर के आपका जो चैप्टर है कौन सा था, ये चैप्टर 11, ठीक है, वर्क एंड एनर्जी कंप्लीट हो गया। ठीक है, वर्क एंड एनर्जी, ठीक है, ये आपके कंप्लीट होता है। हम बढ़ते हैं अगले चैप्टर साउंड की तरफ। ठीक है, तो आपके जो चैप्टर 11 है, चैप्टर 11 आप लोगों के वर्क एंड एनर्जी कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट चैप्टर आता है आपके चैप्टर 12 साउंड। ठीक है, चलते हैं। ठीक है, यहां पर डाल देते हैं चैप्टर 12, ठीक है, साउंड। ओके, इस चैप्टर के अंदर राहुल सर आप लोगों को क्या क्या पढ़ाएंगे इस चैप्टर में, मैं आपको पहले तो पढ़ाऊंगा साउंड के बारे में। ठीक है, साउंड क्या होता है। ठीक है, एक तो आपको बताऊंगा साउंड क्या होता है, कि साउंड इज अ एनर्जी, साउंड इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड क्या होती है, एक तरीके की फिजिकल कॉज होती है जो कि हमें सुनने के लिए बाध्य बताती है, यानी कि सेंसेशन ऑफ हियरिंग, सेंसेशन, SENSETION, सेंसेशन ऑफ हियरिंग, सुनने के लिए बाध्य करती है। ठीक है, तो साउंड क्या है, साउंड इज, ठीक है, इज अ फिजिकल कॉज, एक फिजिकल कॉज होता है जो कि क्या करता है, इनेबल अस टू हैव द सेंसेशन ऑफ हियरिंग, जो कि हमारे सुनने के लिए बाध्य करता है। साउंड पढ़ाएंगे आपको, फिर मेटेरियल मीडियम बताएंगे इसमें, मेटेरियल मीडियम, कि साउंड को ट्रेवल होने के लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। ठीक है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों में ट्रेवल करती है साउंड। सबसे ज्यादा सॉलिड में होती है, देन लिक्विड में, और सबसे कम होती है गैस में। ठीक है, साउंड का जो ट्रेवलिंग स्टेटस है सबसे ज्यादा सॉलिड में, देन लिक्विड और देन गैस। इसके बाद आपको मैकेनिकल वेव्स पढ़ाएंगे राहुल सर। ठीक है, क्या क्या होती है मैकेनिकल वेव्स, मैकेनिकल तरंगे जो होती है, वेव्स के बारे में बताएंगे। टाइप्स ऑफ वेव्स के बारे में बताएंगे कि वेव के कितने टाइप होते हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ वेव्स। साउंड की स्पीड के बारे में बताएंगे, साउंड की स्पीड क्या होती है, साउंड स्पीड। ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्पीड कितनी होती है, 331 मीटर पर सेकेंड, अनबिलीवेबल स्पीड। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 331 मीटर पर सेकेंड होती है। ये आपको डिटेल से समझाएंगे। साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स बताएंगे, क्या क्या गुणधर्म होते हैं साउंड के। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड बताएंगे राहुल सर। साउंड का रिफ्लेक्शन कैसे होता है, साउंड भी रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये भी राहुल सर आप लोगों को डिटेल से समझाएंगे। फिर आप लोगों को इको के बारे में बताएंगे, प्रतिध्वनि क्या होती है, सोनार, साउंड नेविगेशन, साउंड रेडिएशन एंड नेविगेशन सिस्टम के बारे में बताएंगे। तो इको है, इसमें क्या क्या टॉपिक है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग, मटेरियल मीडियम, मैकेनिकल वेव, टाइप्स ऑफ वेव, स्पीड ऑफ साउंड, सोनार, इको, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। ठीक है, ह्यूमन ईयर, मैन ह्यूमन ईयर के बारे में इसमें बताएंगे आपको, ह्यूमन ईयर कैसा होता है, कैसे वर्क करता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो से आपके चैप्टर 12 साउंड स्टार्ट करेंगे राहुल सर। थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहना है, सुरक्षित रहना है, साइंस को पढ़ते रहना है, कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहना है। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। थैंक यू।